हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जिसके टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। मैं प्रवीण गुप्ता, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा में फिजिक्स फैकल्टी हूं। तो आइए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो वर्क की एसआई यूनिट हम जानते हैं जूल होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। दूसरा है शक्ति का विमीय सूत्र है। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का विमीय सूत्र हमें पता है m1L2T-2 और टाइम का T1 हो जाएगा। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा m1L2T-3। तो m1L2T-3 ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एज शोन इन द फिगर वर्क डन बाय फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक इन डिस्प्लेसिंग इट हॉरिजॉन्टली बाय 4 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए इस फोर्स का वर्क डन पूछा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है 4 मीटर। तो सिंपली हम वर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो आप जानते हैं F आपको दे रखा है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर दे रखा है और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा 60√3 जूल। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मासेस 9 kg एंड 25 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। दो जो बॉडीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सेम कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। तो पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास इसका 9 और वेलोसिटी हमने ले ली v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। दूसरे का मास है 25 kg और वेलोसिटी हमने ले ली v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। और यहां से हम देख सकते हैं कि v1 अपॉन v2 आपके पास आ गया 5:3 अंडर रूट लेने पर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। A particle is moving uniformly on a horizontal circular path. The work done by centripetal force on the particle in completing one revolution. देखिए एक पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो जो आपके पास वर्क डन आएगा, वर्क डन जो होगा, जो फोर्स लगता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो हर एक का वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एंगल क्या होगा? 90 होगा। हमेशा ही फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट्स वाई इसका आंसर जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स 3I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड बाय पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है बच्चों। ये देखिए आप, फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। और यदि फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट आपको पास दे रखा है 3I कैप, तो डायरेक्ट वर्क डन हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F.S। तो F आपके पास है 3I कैप प्लस 3J कैप और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3I कैप प्लस 0J कैप। इसे 0J कैप दिखा सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा I.I 9 जूल वर्क हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। 9 जूल वर्क आपके पास आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल x डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल ऑफ मास 1000 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज। देखिए 1 किलोग्राम मास की जो बॉल है उसको आपने 100 मीटर ऊपर उठा दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आपसे पूछा है। तो वर्क डन जो आपके पास आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए जो बॉडी है
ये मान लीजिए बॉडी है, इसको आपने ऊपर उठाया है, कितना ऊपर उठाया है, 100 मीटर ऊपर उठाया है, इसका मास है 1 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, कितना लगता है बच्चों, mg। तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, तो फॉर्मूला जो होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा होगा। तो फोर्स लग रहा है आपके पास 1 और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो फोर्स तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 100 मीटर और कॉस थीटा आपके पास कॉस पाई हो जाएगा, दैट इज -1, तो माइनस का 1000 जूल। ये आपके पास सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 12 जूल टू 15 जूल, द वर्क डन बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होती है, और इसने भी सभी फोर्सेस का वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 15 - 12 दैट इज 3 जूल। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 kg is projected at an angle 30 degree with horizontal with speed 4 meter per second. The work done by gravity on projectile from point of projection to the maximum height is। देखिए इस टाइप से आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया है यहाँ पे, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास 30 डिग्री एंगल है, और मास ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है 2 kg का। ये 2 kg का मास पार्टिकल दे रखा है। पार्टिकल यहां से यहां तक जब डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है आपसे। तो आप देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन होगा एक्स डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग वो तो बच्चों 0 होगा, क्योंकि mg जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो जो भी वर्क डन होगा वो y कंपोनेंट के अलोंग होगा। और आप देखें यदि पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 4 sin 30 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम हाइट का बच्चों फॉर्मूला आएगा हमारे पास, h जो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे वो हम निकालेंगे uy का स्क्वायर बाय 2g। uy मतलब y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक। तो वर्क डन आपके पास हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन आपके पास हो जाएगा, मास तो बॉडी का है 2 kg, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है 0.2, और कॉस थीटा आ जाएगा 180, क्योंकि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। तो दैट्स व्हाई पॉइंट से 10 से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 4 जूल ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is released on a smooth inclined plane from a height 1 meter. The kinetic energy of the block reaching the ground is। देखिए बच्चों ये आपके पास एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन आपको बता रखा है, और आपसे कहा है कि ये जो हाइट है वो 1 मीटर हाइट है, और यहां एक पार्टिकल है जिसका मास है 20 kg, और आपसे कहा गया है कि जब इसे छोड़ेंगे तो ग्राउंड पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो बच्चों कोई फ्रिक्शन, किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही के वही यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगी। तो जो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, U बराबर m मास g की वैल्यू 10 और h 1 मीटर दैट इज 200 जूल, और यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की होगी जो कि आपको ग्राउंड पर ऑब्टेन होगी। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। Two particles of masses 4 kg and 9 kg have kinetic energies in the ratio 1:4, the ratio of their linear momenta। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है बच्चों वो p²/2m होता है, यही हम यूज करेंगे क्योंकि लीनियर मोमेंटा और मास का रेशो आपको दे रखा है, या लीनियर मोमेंटा का रेशो आपसे पूछा है। अब इसको हम लिख सकते हैं k1/k2 इज इक्वल टू
P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन M2। डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रेशो आपको दे रखा है 1:4, दैट इज P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मासेस का रेशो है 4:9, तो ये 4 और ये 9 क्योंकि M2 बाय M1 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1:9। इट मीन्स P1 अपॉन P2 आपके पास आ जाएगा 1:3। दैट इज द राइट आंसर। 1:3 इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग कांस्टेंट K is equal to 100 Newton per meter is compressed by an amount 4 centimeter. The potential energy stored in the spring is। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ kx²। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 1/2 k की वैल्यू आपके पास 100 दे रखी है और x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं u की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 16 हो जाएगा और 16/2 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ये 10⁻⁴ है और यहाँ 100 है तो 10⁻² जूल। ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा, यानी 0.08 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if force F is equal to 4i cap plus 5j cap minus k Newton is acting on a particle having instantaneous velocity 3i cap minus j cap meter per second, then instantaneous power of this force at instant will be। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बच्चों F डॉट V होता है, हम डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो F डॉट V करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12 और 5 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -5 और k का टर्म यहां पर नहीं है तो यहां 0 k कैप मान सकते हैं, जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मींस 7 वॉट आपके पास करेक्ट आंसर होगा और ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है 7 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। A force F is applied on a block at an angle theta with horizontal. The block is moved by a displacement x. If work done by the force F is 0, then angle theta is। देखिए आपसे कहा है कि एक जो ब्लॉक है उस पर आपने फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ये ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है एक्स डिस्टेंस से, और आपसे कहा है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर आपने फोर्स लगाया है और वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 बच्चों एक ही कंडीशन में होगा यहाँ पर, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री थीटा होने पर वर्क डन 0 हो जाता है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस फोर्स का वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ पोजीशन dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square x on a small body of mass 2 kg and displace it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter, then work done in joule is। तो वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन आपके पास W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट dx, ये आपके पास हो जाएगा। और यहां से हम देखें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल F तो आपके पास है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx आपके पास dx लिख देते हैं और cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेट करें तो 7 dx आ जाएगा, -2 को बाहर ले लेते हैं, चलिए x dx आ जाएगा, +3 को बाहर ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर dx आ जाएगा। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट है इसकी 0 to 5 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। तो W7 तो बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगा देते हैं 0 to 5 -2 x dx का x स्क्वायर बाय 2 0 to 5 प्लस 3 x क्यूब बाय 3 0 to 5, ये आपके पास आ जाएगा।
तो W इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7, 5 माइनस 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू आ गया दैट इज 35, ये आ गया माइनस का 25 और ये आ गया प्लस का 125, तो 20 ये आपके पास W इज इक्वल टू हो जाएगा 135 जूल। ये आपके पास सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 135 जूल। और 4 ऑप्शंस में यदि हम इसको देखें तो 135 जूल थर्ड नंबर का ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। A ball of mass 100 gram is thrown in vertical upward direction with velocity 20 meter per second. The potential energy gained by the ball at the maximum height is, देखिए एक बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड देकर अपवर्ड थ्रो किया है। ये आपसे कह रहा है बॉल का मास है 100 ग्राम, बॉल का मास है, और आपसे पूछा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बच्चों, और तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ किसी प्रकार का एनर्जी लॉस तो होगा नहीं, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी हाफ, मास होगा 0.1 kg और वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 20, और ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 जूल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, और यही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो दैट मींस इसका आंसर जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ गिवन फील्ड पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद द पोजीशन U is equal to 2x square minus 3x, where x is in meter, the particle will be in a stable equilibrium at x. x की किस वैल्यू के लिए पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? तो हम जानते हैं कि जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमें सिंपल मैक्सिमा मिनिमा लगाना है। आपके पास वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यदि हम इसका मैक्सिमा मिनिमा की टर्म फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमने du बाई डी एक्स लिखा, du बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 3। स्टेप नंबर 1 फंक्शन को फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया। दूसरा स्टेप नंबर 2, अब हमने क्या करा, du बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3/4 मीटर आ जाएगी। और ऑब्वियसली एक ही वैल्यू आ रही है तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वही इसका आंसर होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि पैराबोला का फंक्शन है और पैराबोला के फंक्शन में अब इसमें केवल एक ही मिनिमा बनेगा। तो इस वैल्यू पर जो फंक्शन है यानी u की वैल्यू मिनिमम होगी, और यदि u मिनिमम होगा तो वो पॉइंट जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। फिर भी चेक करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये देखिए d2u बाय dx स्क्वायर यदि हम करेंगे, इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से देखिए केवल 4 आपके पास आएगा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका मतलब है मिनिमा, यानी x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 small spheres are connected with a light spring as shown. Kinetic energy of the system at the given instant. देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे ऐड कर देंगे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, मास आपको 0.2 दे रखा है और वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, प्लस हाफ मास आपको अगेन 0.2 दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.4 प्लस इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज 1.6, इट मींस 2 जूल। ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा और ये 4th नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
a force acting on a particle of mass 1 kg such that the position x of the particle varying with time x is equal to 2t square minus 1, work done by the force during 0 to 2 सेकेंड। देखिए आपको जो फोर्स दे रखा है वो पोजीशन के साथ इस तरह वेरी कर रहा है, यानी पोजीशन की रिलेशनशिप दे रखी है 2t स्क्वायर माइनस 1। यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 4t आ जाता है। अब हम जानते हैं वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर देखें, क्योंकि आपको जो रेंज दे रखी है 0 से 2 सेकंड दे रखी है, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है 0 है। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर एट 2 सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ। मास कितना दे रखा है बच्चों 1 किलो दे रखा है, और 8 का स्क्वायर दैट इज 64/2 दैट इज 32 जूल। दैट इज 32 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 32 जूल होगी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलास्टिक कोलिजन द क्वांटिटी दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। देखिए इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो कौन है? पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, जस्ट मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती है, मैकेनिकल एनर्जी रहेगी नहीं कंजर्व, तो ओनली लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि नेट फोर्स 0 रहता है सिस्टम पर। तो हर एक प्रकार के टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इंक्रीजेस देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए Gm1 m2 अपॉन r। Gm1 m2 अपॉन r माइनस साइन रहता है। तो आप देखें यहाँ पे कि ये जो r की वैल्यू, यदि आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये फंक्शन की वैल्यू तो घटेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आगे साइन क्या है? माइनस साइन है। तो हम कहेंगे कि जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ेगी, क्योंकि मास पार्टिकल में हमेशा अट्रैक्शन होता है बच्चों, यहाँ सेम वैरायटी का फोर्स लगता है, रिपल्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो मस्ट इंक्रीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A bullet of mass 10 gram is moving with velocity 500 meter per second strike a block of mass 2 kg and get embedded into it as shown in the figure. The height up to which the block rises nearly. देखिए ये 10 ग्राम की बुलेट है जो 500 मीटर पर सेकंड से चल रही है। पहले ये ब्लॉक से टक्कर खाएगी, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो कोलिजन के जस्ट बाद हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी का लॉस होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। तो इनिशियल मोमेंटम है आपके पास 10 ग्राम, ये इसको केजी में लिख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है 500। इस ब्लॉक का मोमेंटम 0 है, m तो मास 2 kg है लेकिन वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कोलिजन दोनों एम्बेडेड हो गए, यानी टोटल मास हो जाएगा 2.010 kg में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय v। तो ये देखिए यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/2.010, और इसको अप्रोक्सीमेट आप 5/2 ही लिख दें, क्योंकि इसको सॉल्व करने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, लगभग 5/2 ही इसका वैल्यू आई। अब ये जो है, ये जो आपके पास वेलोसिटी आई है वो तब आई है जब इस ब्लॉक में ये जो बुलेट है वो एंटर कर गई है। अब इसके पास वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का ये ब्लॉक क्या जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, h हाइट ऊपर उठ जाएगा। तो आप देखें यहाँ जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी उसमें लॉस होएगा, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में वो पूरा की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा हाफ। अब मास वापस अगेन में 2.010 न लेकर केवल 2 ले रहा हूं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। हाफ m v स्क्वायर, v हो गया 5/2 का होल स्क्वायर बराबर m टोटल मास है बच्चों। ये बुलेट के मास को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि यहाँ ले भी लेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लेने में, पर हमने अब ऐसा लिख दिया है।
एम जी की वैल्यू 10 है और ये आपके पास एच है। देखिए मास से मास कैंसिल आउट हो गया, तो आप ले भी सकते थे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 25 से ये गया 5 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, दैट इज 5/16 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगी 0.3125 मीटर। तो ये आपके पास सही आंसर होगा। इसने लिख भी रखा है नियरली, क्योंकि यहां हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बच्चों, हमें पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If first half part of inclined plane is smooth and the next half part is rough, the block starts from rest and again comes to rest just before reaching at the bottom of the inclined plane, then mu of rough part is। देखिए आधा पार्ट इसका स्मूथ है, आधा फ्रिक्शन वाला है। आपसे म्यू की वैल्यू पूछी है, क्या लगाएंगे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहां से ब्लॉक, जब ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है, ये ब्लॉक की फाइनल पोजीशन है, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि हम इस ब्लॉक को देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, नॉर्मल का फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। अब नॉर्मल का वर्क डन तो बच्चों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? तो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा एम जी, और ये हाइट, ये हाइट बच्चों मान लीजिए ये लेंथ हमने एल ले लेते हैं और ये लेंथ भी हम एल ले लेते हैं, तो ये टोटल जो हाइट आएगी आपके पास वो 2l साइन थीटा आ जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूं 2l साइन थीटा। बात आई बच्चों समझ में? मान लीजिए ये हाफ, इसने कहा है आधा पार्ट जो है रफ है और आधा पार्ट स्मूथ है, तो ये l और l मैंने मान लिया है, तो ये 2l साइन थीटा हो गया है। mg मल्टीप्लाई बाय 2l साइन थीटा, आगे साइन क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली है। अब फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन। हम जानते हैं इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है? एम जी कॉस थीटा होती है, तो म्यू इनटू एन, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट ओनली एल पार्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फ्रिक्शन का वर्क डन इस लेंथ में हुआ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं था। माइनस साइन इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 है बच्चों, इनिशियल भी 0 है। तो यहां से आप देख सकते हैं mg को आप कॉमन ले लें, और क्या कॉमन ले सकते हैं? l कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। इट मींस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस ऑफ थीटा, और दैट मींस म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहां यदि 4 ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी आपको दे रखा है आई कैप प्लस j कैप, देन द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज। वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग देखा पूछा गया है और केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है। आप देखिए तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा? तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा। सपोज ये वेक्टर बी है आपके पास और ये वेक्टर ए है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये कंपोनेंट आपके पास ए कॉस थीटा आ जाएगा जो बी की डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैग्नीट्यूड केवल ए कॉस थीटा ही होगा। अब यहाँ ए तो एज इट इज और कॉस थीटा को हम लिख लेते हैं, या ए कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट बी कैप लिख दें, ये भी कर सकते हैं, और कॉस थीटा को ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, यस और नो बच्चों, और बी कैप आप वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, आई कैप प्लस j कैप मैग्नीट्यूड है आपके पास √2। अब यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा और j डॉट j 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2, और दैट मींस 3/√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3/√2 ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल।
देखिए 3 किलोवाट की जो मोटर है वो 20 मीटर गहराई से पानी निकाल रही है। अमाउंट ऑफ वाटर पम्प्ड आउट पर सेकंड आपसे पूछा गया है। तो देखिए यदि हम इसकी मोटर की पावर की बात करें, 3 किलोवाट पावर है, तो पावर जो होगी वो भाई मोटर ने वर्क डन क्या किया, mgh किया, और कितने टाइम में किया, किसी पर्टिकुलर टाइम में किया, तो हम इसको लिख सकते हैं mgh डिवाइडेड बाय t। तो इसको हम लिख देंगे m बाय टी मल्टीप्लाई बाय gh। ये मास ऑफ वाटर है विच इज थ्रोन बाय द मोटर इन 1 सेकेंड। तो ये आपके पास 3000 वॉट की वैल्यू है। m बाय टी आपसे पूछा है और ये g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू आपको दे रखी 20 मीटर। तो 0 से 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बाई टी की वैल्यू आ गई 15 kg पर सेकेंड, और दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज अलोंगेटेड बाय x सेंटीमीटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इज 2 जूल। If the string is further elongated by x centimeter, then increase in potential energy will be। ये आपसे पूछा गया है बच्चों। आप देखें डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k बाय 2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। x जो होता है वो एलोंगेटेड लेंथ होती है या कंप्रेस्ड लेंथ होती है। तो यहाँ यदि हम देखें तो ये आपको डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, बेसिकली यू की वैल्यू ही है ये k बाय 2, और फाइनल एक्सपांशन जो हुआ है वो x ही दे रखा है आपको, इनिशियल 0 है क्योंकि इनिशियल अपन ने नेचुरल लेंथ से खींचा है उसको, और ये वैल्यू आपको 2 दे रखी है। यानी आप कह सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको 2 गिवन है। अब आपसे कहा है अगेन डेल्टा यू ही आपसे पूछा है, k बाय 2 एक्स फाइनल हो जाएगा बच्चों 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपने फर्दर एक्स अलोंगेट कर दिया है इसे, तो ये आपके पास हो जाएगा k बाय 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x स्क्वायर। और यदि k बाय 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से देखें तो ये वैल्यू आपके पास 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी दैट इज 6 जूल। ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है फर्दर एक्स डिस्प्लेसमेंट करने में, तो दैट इज द फोर्थ आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इफ द काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड इज k, देन पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखें यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बनाया, ये पार्टिकल को हमने थ्रो किया यहाँ पर, यदि आप देखेंगे तो 30 डिग्री पर थ्रो किया जा रहा है, ये 30 डिग्री पर आपने थ्रो किया, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हाईएस्ट हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, तो u cos 30, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos 30 होगा, तो हाईएस्ट हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी, इसे kh से डिनोट कर देता हूं मैं, हाईएस्ट हाइट पर हाफ एम यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा 3/4। तो आप देख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर की जगह मैं k पुट कर सकता हूं, तो हाईएस्ट हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3k/4 है। अब आपसे पूछा क्या है, हाईएस्ट हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछी है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, और ग्राउंड पे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 लेते हैं हमेशा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी k है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे k है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यदि 3k/4 है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k/4, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहनी है। तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m is moving in a vertical circle such that the velocity of the particle at its lowest point is √5gl. L is the length of the string attached to the mass. Tension in the string when the mass is at highest point of the circle will be। देखिए ये तो थ्योरी का सवाल है, हमें हमेशा याद रहता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है √5gl होती है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। और इस कंडीशन में हाईएस्ट हाइट पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ये हमें याद रहता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो मुझे नहीं लगता इसको कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। देखें आप, इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल is at the lowest point is √5gl,
and the tension at the lowest point will be, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? देखिए जो वेलोसिटी है अभी हमने डिस्कस किया था, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √5gl है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? 0 होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही हमने चर्चा की थी। तो हम ये भी जानते हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो बच्चों 6 mg होता है। तो ऑब्वियसली यदि इस वेलोसिटी पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो 0 है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, 6 mg होगी। और वैसे आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख सकते हैं और सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमें याद ही रहता है बच्चों, ये पॉइंट आपके पास मास पार्टिकल है, mg तो नीचे की ओर लगेगा, टेंशन ऊपर की ओर लगेगी और इसकी वेलोसिटी इधर है जो आपको दे रखी है √5gl। तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/l और v² हो जाएगा 5gl डिवाइडेड बाय l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 6 mg। ये आपके पास राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंजन डज 100 जूल वर्क इन एवरी 5 सेकेंड, व्हाट इज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन? सिंपल क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इंजन का वर्क दे रखा है, 100 जूल टाइम दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वर्क अपॉन टाइम, दैट इज 100 नहीं है 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 200 वॉट। दैट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A ball of mass m is dropped from a height h to the ground. It bounces back with speed √gh. Coefficient of restitution of the ball and ground. देखिए बॉल को किसी हाइट h से आपने गिराया है, यानी u बराबर 0 से h हाइट से गिराया है। हम जानते हैं कि कोलिजन से ठीक पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी होगी बताओ जरा? तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है √gh। तो E का फॉर्मूला होता है V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच अलोंग LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो आप देखें V सेपरेशन की वैल्यू तो आ गई आपके पास √gh, ग्राउंड की स्पीड तो 0 है और अप्रोच की वेलोसिटी है अंडर द √2gh। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अ 0.1 kg बॉल makes an elastic head-on collision with the ball of unknown mass which is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, then mass of the other ball is। ये आपको collision का क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ये हमने कहा 0.1 kg की बॉल है और लेट सपोज इसकी वेलोसिटी है v। दूसरी बॉल रेस्ट है m मास की, ये रेस्ट कंडीशन में रखी हुई है। कोलिजन के बाद ये जो 0.1 kg की बॉल है वो इसकी स्पीड इधर हो गई है कितनी v/3 और दूसरी बॉल जो m मास की है इसकी स्पीड सपोज v2 मान लेते हैं हम, ये अज्यूम कर लेते हैं, ये आपके पास हो गई। अब आप यहां देखें, यहां हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाह रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखेंगे 0.1v प्लस m मल्टीप्लाई बाय 0, ये टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम क्या लिखेंगे माइनस का 0.1 v/3 प्लस m इंटू v2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे न्यूटन की रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट वाली इक्वेशन, तो इसको देख लेते हैं। तो E की वैल्यू क्या होती है बच्चों? E की वैल्यू होती है V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच, और V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। कोलिजन जो है बच्चों वो इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ देखें इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आपने कहा E की वैल्यू तो 1 हो गई, V सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगा V प्लस V2 प्लस V/3, V2 प्लस V/3 और ये अप्रोच की वेलोसिटी V है। तो यहां से आप देखेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा V2 प्लस V/3, तो यहां से V2 की वैल्यू आ गई 2V/3 और ये V2 की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ गया 0.1v इज इक्वल टू माइनस का 0.1 v/3 प्लस m 2v/3। तो देखिए V से V कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये 0.1 को कॉमन ले लीजिए, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3
1 + 1/3 इज इक्वल टू m इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, m से 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू हो गई 0.2 kg। दैट इज द करेक्ट आंसर। और 0.2 kg ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, ये आपके पास 0.2 kg आंसर हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The total kinetic energy of two balls colliding elastically is K before collision. Then the total kinetic energy after collision will be। देखिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में जो टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो के इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ टू आइडेंटिकल बॉल्स आर कोलाइडिंग इलास्टिकली एंड हेड ऑन, their individual momenta are p1 and p2, ठीक है, respectively before collision, ठीक है। if the correct statement about their momentas after collision is, देखिए दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनके मोमेंटम है p1 और p2, और कोलिजन कैसा कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, हेड ऑन कर रहे हैं, और हेड ऑन भी है। तो हम जानते हैं यदि मास सेम है और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो आप यहां देखें, पहला ऑप्शन है P1 में चेंज बट P2 रिमेन कांस्टेंट, गलत ऑप्शन है। दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, 100% ट्रांसफर हो जाएगा मोमेंटम का। तो P2 भी, ये भी गलत हो गया। P1 एंड P2 रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। P1 एंड P2 बोथ मस्ट चेंज, यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो दोनों एक दूसरे का मोमेंटम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। A truck of mass 10,000 kg moves up an inclined plane rising 1 in 50 with a speed of 36 km per hour. The power of the engine is। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पे मान लीजिए ये ट्रक आपके पास मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन में है। पहले तो आप समझें कि यदि कांस्टेंट स्पीड से मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि इस पर नेट फोर्स क्या है बच्चों, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी आपको दे रखा है 1:50 का मतलब है ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट 50 है। अब आपसे कह रहा है कि इंजन की पावर होगी, देखिए पीछे की और फोर्स क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। तो ऑब्वियसली जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा के बराबर है, यानी जो फोर्स इंजन लगा रहा है वो mg sin थीटा के बराबर है, तभी ट्रक की स्पीड कांस्टेंट है। तो जो ट्रक का फोर्स है वो mg sin थीटा हो जाएगा, और वेलोसिटी आपको 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो पावर होती है F.V। तो F आपके पास है mg sin थीटा, m आपको दे रखा है 10,000, g की वैल्यू 10 है, sin थीटा 1/50 है, और वेलोसिटी की वैल्यू है 10, और cos थीटा तो 1 है क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये देखिए आप यहाँ से 50 से ये 10 और 10 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ गया 20 किलो वाट। ये 3 जीरो तो ये हो जाएंगे वाट के, 20 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, a ball of mass m falls from a height h and it touches the ground with a speed 5 meter per second, then the total time taken in bouncing by the particle in all possible collisions if coefficient of restitution is 2/3 before ball stop is। देखो बच्चों एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन आई थिंक सभी जगह अवेलेबल है, सभी क्लासेस में भी कराया जाता है, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको मैं समझा दूं। बॉल को किसी हाइट से हमने गिराया, अब ये बार बार क्या होगा, रिबाउंड होएगा, ये रिबाउंड होती जाएगी और बार बार इसकी हाइट कम होती जाएगी, और इस तरह ये चलती जाएगी। इस तरह से ये बहुत सारे कोलिजन, मैं कहूं तो इन्फानाइट कोलिजन के बाद बेसिकली इसकी स्पीड जीरो होगी। तो ये आपसे पूछा गया है टोटल टाइम, रुकने से पहले कितना टाइम ये लेगी, तो इसका फॉर्मूला है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू √2h/g। ये वाला टाइम है, ये मान लीजिए h हाइट से आपने गिराया है, तो ये टाइम हो जाएगा 2h/g और 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। e क्या है, न्यूटन का रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड आपको बता रखी है। तो आप देखें कि जब ग्राउंड पर पहुंचने में, और यहाँ वेलोसिटी क्या है
0 है, तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, ये टाइम है पहले वाला टाइम, फर्स्ट टाइम जब यहां से यहां पहुंचा है। तो ये टाइम हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। फाइनल वेलोसिटी 5 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं चलिए, और एक्सेलरेशन आपके पास 10 है t, तो t की वैल्यू हो गई हाफ सेकेंड, यानी ये जो वैल्यू है वो हाफ सेकेंड हो जाएगी। और e की वैल्यू है 1 प्लस 2/3, e की वैल्यू आपको 2/3 दे रखी है, और नीचे 1 माइनस 2/3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 5/3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/3, तो दैट इज 5/2 और दैट इज 2.5 सेकेंड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विद एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए कोई हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग आपको दे रखी है, और ये कोई ब्लॉक मान लीजिए बंधा हुआ इससे, और इसको हम एक्स डिस्प्लेस करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इसके पास वो आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपसे ग्राफ पूछा है, which of the following graph correspond to the variation of elastic potential energy of a horizontal spring with extension along x axis। तो देखिए ये ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, और पैराबोला का ग्राफ जो आपके पास आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि u पर पावर 1 है और x पे पावर 2 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। A spring of spring constant K is equal to 100 Newton per meter stressed by amount 10 centimeter, then the restoring force developed in the spring। देखिए जब स्प्रिंग को आप 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ से खींचेंगे, मान लीजिए नेचुरल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपने और खींच दिया, तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा, या स्प्रिंग का फोर्स हम इसे कह सकते हैं, तो K की वैल्यू तो 100 दे रखी है, और 10 सेंटीमीटर एक्सपांशन है, इसको मीटर में लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 न्यूटन का रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Two springs of spring constant K1 and K2 are compressed by 1 centimeter and 4 centimeter respectively. If the potential energy stored in both the spring are equal, then the ratio of spring constant is। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे कहा है कि u1 इज इक्वल टू u2 है, यानी हाफ k1 x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k2 x2 का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया हमने, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या डेटा दे रखे हैं, कंप्रेशन दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा x2 बाय x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x2 बाय x1 की वैल्यू दे रखी है, x2 तो है 4, यानी ये तो 4 है और ये 1 है, इसका होल स्क्वायर 1 और 4 दे रखा है। तो k1 अपॉन k2 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 16/1, तो 16:1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A ball of mass 2 kg is moving with velocity 2 meter per second towards the another ball of mass 8 kg initially at rest. If coefficient of restitution is 1/2, then loss in kinetic energy during the collision। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, डेल्टा के इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर v1 माइनस v2, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, ये v अप्रोच है। तो यहां से देखें m1 m2, m1 आपके पास है 2 kg और m2 आपके पास है 8 kg, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 हो जाएगा 10। e की वैल्यू देखिए, यहाँ e की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। और दूसरी बॉल तो रेस्ट है, और पहली बॉल की वेलोसिटी 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 के स्क्वायर से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो गया 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.4 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर
तो नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। एक राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, तो ये हमें पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, if the force and displacement of the object are in opposite direction then work done is negative। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा और थीटा क्या है 180। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ द स्ट्रिंग मास सिस्टम द वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन का जो वर्क डन होगा हमेशा जीरो होगा, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन जाएगा जीरो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ कार्ट विद ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इनसाइड इट मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर यह ब्लॉक रखा हुआ है। If the block remains at rest over the inclined plane, then the work done by normal reaction on the block in the 4 second duration। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ होगी mg cos थीटा, या cos थीटा की जगह अल्फा दे रखा है तो mg cos अल्फा, यही होती है बच्चों। ये mg इधर लगता है, mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, थीटा बोल रहा हूं बेसिकली यहाँ अल्फा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ वैल्यू है mg cos अल्फा। डिस्प्लेसमेंट जो है ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या है अल्फा, नहीं ये एंगल अल्फा नहीं होगा, जस्ट ए मिनट, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल आपके पास अल्फा होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हो जाएगा नॉर्मल इंटू एस इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच जो एंगल है, नॉर्मल की वैल्यू है mg cos अल्फा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 20 मीटर है, 4 सेकंड में वेलोसिटी 5 है, तो 5 की स्पीड से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 मीटर होगा, और यहां लिख देंगे cos 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा mg, ये तो आपके पास cos अल्फा है, ये आपके पास cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों sin अल्फा हो जाएगा, और आगे हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, तो इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ 20 लिख देते हैं। अब 2 sin अल्फा cos अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, और यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 mg sin 2 अल्फा, 10 mg sin 2 अल्फा। अच्छा mg की वैल्यू भी आपको दे रखी है, m दे रखा है आपको 5 kg, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 sin 2 अल्फा, तो दैट इज 500 sin 2 अल्फा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 500 sin 2 अल्फा ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। A force F is equal to 2kx I cap plus 3ky j cap Newton displace a particle first along x axis from origin to a point A and then along y axis from A to B, then work done by this force is। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपने कहा कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पहले इस पाथ पे गया, पाथ नंबर 1 कह देते हैं इसे, कहाँ पहुंचा 2,0 पे पहुंचा है, इसके बाद ये पॉइंट बी पर पहुंचा है, ये ए पॉइंट है, और देन पाथ नंबर 2 और बी पॉइंट पर पहुंचा है 2,2 पे। फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है F इज इक्वल टू 2kx I कैप प्लस 3ky j कैप। तो वर्क डन यदि हम लिखेंगे तो इंटीग्रल F डॉट ds यानी 2kx I कैप प्लस 3ky j कैप
डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास इंट्रीगल 2kx dx प्लस इंट्रीगल 3ky dy, ये दो टर्म आ गई हैं वर्क डन में। अब आप देखें पाथ नंबर 1 की बात करें तो पाथ नंबर 1 के लिए dy 0 है। देखिए पाथ नंबर 1 के लिए, फॉर पाथ नंबर 1 यदि हम पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 में dy की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, और dy की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा 2 के तो बाहर आ जाएगा, इंट्रीगल x dx और लिमिट लगेगी x बराबर 0 से x इज इक्वल टू 2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज 2k एंड x स्क्वायर बाय 2, 0 टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 4k। ये वर्क डन आपके पास आ जाएगा। अब यदि पाथ सेकंड की बात करें तो पाथ सेकंड में बच्चों dx आपके पास 0 है और dx आपके पास 0 है, तो ये जो वर्क डन की टर्म है आपके पास, इसमें फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म रहेगी, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा पार्ट 2 के लिए 3 के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y dy लिमिट लगाएंगे y बराबर 0 से y बराबर 2 तक के लिए, तो ये आपके पास 3 के तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज y स्क्वायर बाय 2, और दैट मीन्स 0 टू 2, 0 टू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 के तो एज इट इज है, और 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स दैट इज 6k। तो यदि आप टोटल वर्क डन देखेंगे यहाँ पर, टोटल वर्क डन, तो वर्क डन जो टोटल आएगा 4k प्लस 6k इज इक्वल टू 10k इज द वर्क डन। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ये 2 kg का ब्लॉक है, रेस्ट है, स्मूथ सरफेस है। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ 2 kg बॉल द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज। देखिए 2 kg ब्लॉक, ये स्मूथ सरफेस है तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम इस सवाल को करेंगे। यहाँ आप देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये नीचे आएगा तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को किस फॉर्म में मिलेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में टोटली कन्वर्ट होगी, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक में चेंज होगी और यही काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को मिलेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ इसके पास एनर्जी है m, 2 kg का मास है, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20 मीटर, mgh बराबर हाफ k, k की वैल्यू है बच्चों 20,000 किलो लिखा हुआ है यहाँ पे, और x स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो 1010 से 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/100, दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2/10 मीटर, और सेंटीमीटर में यदि हम इसे लिखेंगे तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर, और सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। One end of a light rope is tied directly to the ceiling. A man initially at rest on the ground starts slowly climbing the rope up to a height L. From the time he starts at rest on the ground to the time he is at a height L, work done by man, देखिए work done by man, work done on man, sorry, work done on man by the rope is। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि एक आदमी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, तो वर्क डन मैन पर कितना हुआ, बाय द रोप, रस्सी मैन पर कितना वर्क डन कर रही है। तो यदि हम आदमी के हाथ को देखें इस तरह से, मान लीजिए आदमी का हाथ है तो रस्सी इस पर यूं फोर्स लगाती है टेंशन का, आदमी जितना फोर्स रस्सी पे लगाएगा रस्सी भी उतना ही फोर्स आदमी पे लगाएगी। पर जो हम वर्क डन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। जब हम रस्सी चढ़ेंगे आप देखिए तो जिस हाथ से हम फोर्स लगाते हैं वो हाथ तो रेस्ट हो जाता है और दूसरा हाथ बच्चों मोशन में होता है, तो ये हाथ तो रेस्ट हो गया और ये हाथ आपके पास मोशन में है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर मैं ये वाली हाथ से रस्सी पकड़ूंगा फिर इस हाथ को छोड़ूंगा, तो फोर्स तो इस हाथ पे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस हाथ का हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
A body is moving unidirectionally under the influence of a force, under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to. देखिए पावर कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट का टाइम से रिलेशन पूछा है, तो p इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं f डॉट v और p को लिख सकता हूं m a डॉट v। अब आप देखेंगे यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है बेसिकली। तो p इज इक्वल टू एम ए वी हम इसको लिख देंगे, तो p इज इक्वल टू एम ए को लिख लीजिए dv बाय dt मल्टीप्लाई बाय v। तो यहां से हम v dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं p बाय m मल्टीप्लाई बाय dt इंटीग्रल इंटीग्रल। और यदि इंटीग्रल देखें, क्योंकि हमें पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना है, केवल यही देखना है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि v dv का इंटीग्रेशन तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और dt का t हो जाएगा, तो बेसिकली v प्रोपोर्शनल टू t आपके पास रिलेशन यहां से आ जाएगा। अब अगेन आप यहां देखें तो v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी हो गया, v को हम लिख लेंगे dx बाय dt प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। यहां से आप देख सकते हैं dx प्रोपोर्शनल टू रूट टी dt, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल रिलेशन अपन देख रहे हैं, तो x प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट टी का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 होगा, तो x प्रोपोर्शनल और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t टू दी पावर 3/2, और ये सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बच्चों ये पूरे 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। टाइम की कंस्ट्रेंट है, इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को रेस्ट्रिक्टेड रखा है, और थोड़ा सा आपको लग सकता है कि फास्ट सॉल्यूशन कराया, पर ऐसा नहीं है। आपको ये सॉल्यूशन यूजफुल होंगे। थैंक यू।